to all of you. Again, I am coming back to my channel, Hasid Government Rule Guru. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Today, I will discuss annual performance appraisal report (APAR). It is first part. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel. Definitely, it would be beneficial for others. So you see my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, then contact with my WhatsApp number. My Telegram channel link is there, t.me/bapi2034. My PDF is paid version. So if you need PDF on administration and finance, then you contact with me. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss APAR Annual Performance Appraisal Report Part 1. You see the importance of APAR. The importance of APAR is in the interest of service and also of the officer. We know that every year जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसका वर्क को असेस किया जाता है, 3 लेवल में असेस किया जाता है. एक वर्क के ऊपर असेस किया जाता है, एक उसका पर्सनल एट्रीब्यूट, सेकेंड वन इट इज पर्सनल एट्रीब्यूट के ऊपर असेस किया जाता है, और थर्ड वन फंक्शनल एबिलिटीज. सो 3 क्राइटेरियाज के ऊपर, राइट, 3 क्राइटेरियाज में एक पर्टिकुलर कंसर्न एम्प्लॉय का वर्क को असेस किया जाता है. उसको ग्रेड भी मिलता है, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, इसे मिलता है. वर्क तो एज यूजुअल हो गया. वो वर्क में कितना डिसिप्लिन है, वर्क में उसका क्या एबिलिटी है, वर्क में उसका क्या पोटेंशियलिटी है, वर्क में वो कितना एफिशिएंट है, उसको जज किया जाता है. उसमें जो वेटेज होता है, जो ग्रेडेशन का वेटेज 40% है वर्क आउटपुट के ऊपर. सेकेंड है पर्सनल एट्रीब्यूट, आपका कैरेक्टर, आपका कंडक्ट, आपका इंटरपर्सनल रिलेशन, आपका लीडरशिप क्वालिटी. तो ये सब चीज आ जाता है पर्सनल एट्रीब्यूट. आपका कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सब पर्सनल एट्रीब्यूट में आता है. इसमें जो वेटेज है 30% है पर्सनल एट्रीब्यूट में. और थर्ड जो है क्राइटेरिया फंक्शनल एबिलिटीज. उसमें फंक्शनल एबिलिटीज में क्या आ जाता है, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, आपका न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू इनोवेटिव वर्क, देन हाउ टू ग्रूम द सबऑर्डिनेट्स, हाउ टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स. ये सब फंक्शनल एबिलिटीज में आ जाता है. आप क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिया, क्या क्या नया स्ट्रैटेजी आप लिया जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, क्या न्यू इनोवेटिव, आपका न्यू इनोवेटिव आइडियाज में ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किया, ये सब फंक्शनल एबिलिटीज में आ जाता है. तो इसमें क्या है, बेसिकली जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है उसमें सभी समय जो पॉइंट रिकॉर्डेड होता है वो इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, कंसर्न एम्प्लॉय का और फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा. तो उस कुछ एरियाज के ऊपर फोकस किया जाता है, उसमें कम ग्रेड दिया जाता है. In certain areas, the concerned employee getting it means less grade, getting less mark, and some certain it means shortcomings detected. So it means in subsequent time, the particular concerned employee work out on it and then improve on the particular shortcoming area or defective area. So the employees should have taken all these things positively. So overall development जो अपार का रिकॉर्ड होता है उसमें ये होता है कि जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आगे में, फर्दर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, फर्दर ग्रोथ, इसके लिए असेस किया जाता है. और उसमें अल्टीमेटली जो एवरेज बेसिस में ग्रेडिंग मिलता है. और 3 एरियाज में बताया, वर्क आउटपुट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स और फंक्शनल एबिलिटीज के ऊपर वेटेज में बताया 40%, 30% एंड 30%. इसके हिसाब से ग्रेडेशन दिया जाता है और आगे मैं बहुत कुछ चीज बताऊंगा. तो ये क्या करता है, थोड़ा कंसर्न एम्प्लॉय को और इट मीन्स क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय
फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन सब्सिक्वेंट टाइम। नेक्स्ट ईयर में वो जिस एरिया में सपोज इस बार कुछ लैकुना कुछ शॉर्टकमिंग्स है वो उसको ठीक करना चाहता है, तो आगे में किस नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली अगेन ही विल एक्सेल in that area, in which area already he got less mark, he got some, suppose it means some negative remark. Negative remark means ये नहीं है कि वो adverse है, कुछ रिमार्क है जो वो इतना अच्छा नहीं है कुछ एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट वन में बताया वर्क आउटपुट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स में कंडक्ट, कैरेक्टर एंड कैपेबिलिटीज, फंक्शनल कैपेबिलिटीज कैन बी एक्यूरेटली जज्ड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ओपिनियन। ये रिकॉर्डेड ओपिनियन जो रिकॉर्ड होगा उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज है, उसमें मार्क मिलेगा, उसको हम पता चल जाएगा कि हम वर्क में कितना एफिशिएंट है। हमारा जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, कंडक्ट, कैरेक्टर की, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशन, लीडरशिप क्वालिटी, इस चीज में हम किस लेवल में है ये भी पता चल जाता है। और कैपेबिलिटीज, फंक्शनल कैपेबिलिटीज, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू इनिशिएटिव, ग्रूमिंग द सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ये सब आ जाता है। तो इस एरिया में एक रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड को हम देखते हैं कि क्या हमको कितना मार्क मिला, हमको कितना ग्रेड मिला, क्या हमको आउटस्टैंडिंग मिला, जैसे हम मोर देन 8 आउटस्टैंडिंग है, मोर देन 6 वेरी गुड है, मोर देन 4 गुड है, 4 से लेस आएगा तो वो बेसिकली बहुत खराब होता है। तो बेसिक चलो आगे में देखते हैं। असेसमेंट ऑफ अपर्स, अपर्स को क्यों असेस किया जाता है? देखिए, असेसमेंट ऑफ अपर्स इज द मेन क्राइटेरिया फॉर, कुछ एरियाज में हमारा अपर को असेस किया जाता है, वहां पर अपर जरूरत होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट जरूरत होता है, प्रमोशन, प्रोबेशन में आपका कन्फर्मेशन। अभी 56J FR, ये जो 56J है ये रिव्यू अंडर FR 56J, फंडामेंटल रूल 56J में क्लियरली मेंशन है कि आप जॉब किया है लेस देन 35 ईयर्स, ठीक है, तो आपको 50 एज जब हो जाएगा आपको रिव्यू किया जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको रखा जाएगा कि आपको इट मींस वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो 50 से जो 35 एज के बाद गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया है उनका रिव्यू किया जाएगा 55 एज में। तो FR 56J में ये मेंशन है, फंडामेंटल रूल 56J में वो जो रिव्यू होगा वहां पर भी अपर को देखा जाएगा। और एक बार 56J को बोल देता हूं, इफ यू ज्वाइन द जॉब बिफोर 35 ईयर्स देन यू कैन बी रिव्यूड एट द एज ऑफ 50। आपका वहां पर अपर का जरूरत है, आपका अपर सपोज अच्छा नहीं है तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। वैसे ही सपोज आप जो गवर्नमेंट जॉब किया है मोर देन 35 ईयर्स देन इट कैन बी रिव्यूड एट द एज ऑफ 55 कि आप रहोगे कि आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, वहां पर अपर का जरूरत है। डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में केस में आपको अपर का जरूरत पड़ेगा, आपका अपर कैसा है। फॉरेन असाइनमेंट, कोई फॉरेन असाइनमेंट आपको देना है, जैसे यूनाइटेड नेशन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि वर्ल्ड बैंक है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सपोज वहां पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ असाइनमेंट देना है, वहां पर आपका अपर को देखा जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी केस में आपका अपर को असेस किया जाएगा कि आपको कितना मार्क मिला, कौन सा ग्रेड मिला था, तो उसको देखकर वैसे ही आपका प्रमोशन है कि कंफर्मेशन इन केस ऑफ प्रमोशन, कि रिव्यू अंडर 56J, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस, फॉरेन असाइनमेंट, ठीक है। तो इसके लिए अपर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबिलिटी में आप बेसिकली अपर्स जो है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट ग्रुप ABC एम्प्लॉइज के लिए, मगर ग्रुप डी के लिए क्या है, सपोज कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय वो कोई ऐसा सेंसिटिव वर्क में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहां पर उसका अपर को रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज ग्रुप डी के लिए, अदर केस में ग्रुप डी के लिए अपर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओनली ग्रुप A, B and C एम्प्लॉइज अपर्स टू बी रिटन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रुप A, B and C एम्प्लॉइज, ठीक है। और ग्रुप डी का बारे में बताया सेंसिटिव नेचर, कैटेगरीज ऑफ ग्रुप डी पोस्ट ऑफ सेंसिटिव नेचर, और सेंसिटिव कौन डिटेक्ट करता है? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है, उनका अपर को रिकॉर्ड किया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं ऑफिसर्स,
उनका भी अपार रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेबिलिटी है। अच्छा, नॉट एप्लीकेबिलिटी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है अपर? मैं अभी बताया था, जो ग्रुप डी एम्प्लॉई अदर देन इन्वॉल्व इन सेंसिटिव नेचर, जो भी ग्रुप डी वो उनका इतना वर्क जो है सेंसिटिव नहीं है, उनका अपर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑनररी ऑफिसर्स उनके लिए नहीं होगा, पार्ट टाइम ऑफिसर्स उनके लिए नहीं होगा। और आपका जो वर्क होना चाहिए, जैसे लेस देन 3 मंथ्स होता है, मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए। जो ऑफिसर्स एक्चुअली लेस देन 3 मंथ्स काम किया है उनका भी अपर को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम ऑफ अपर राइटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स है। एक है टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इन हिज प्रेजेंट जॉब। तो इसमें क्या है, जो अपर है वो एक्चुअली कंसर्न एम्प्लॉय को जज नहीं किया जाता है कि एम्प्लॉय का कैसे डेवलप होगा, एम्प्लॉय कैसे ग्रो करेगा सब्सिक्वेंट टाइम में, वो कैसे इंप्रूवमेंट करेगा। जिस कुछ एरिया है जो एक्चुअली उसका कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं है, तो उस एरिया में वो कैसे ग्रो करेगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ऑलवेज आप पर जो रिकॉर्ड होता है उससे क्या होता है, हमको एक हमारा मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हम तो इसी एरिया में मुझे इतना मार्क्स मिला, ओवरऑल मुझे इतना ग्रेड मिला और मैं उसको और कैसे इंप्रूव करूंगा। तो वहां पर कुछ रिमार्क्स होता है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर उनका रिमार्क होता है, वो रिमार्क को हम देखेंगे और वो हमको मोटिवेट करेगा, वो हमारा मन में कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा और आगे में हम अच्छा करते जाएंगे। सो फर्स्ट वन, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इन हिज प्रेजेंट जॉब। ओके, नेक्स्ट वन, टू असेस हिज पोटेंशियलिटीज एंड प्रोवाइड हिम अप्रोप्रिएट फीडबैक। तो आपका जो कंसर्न एम्प्लॉय का पोटेंशियलिटी को असेस किया जाएगा और अप्रोप्रिएट फीडबैक दिया जाएगा। तो वो फीडबैक को आप नेगेटिवली मत लो, वो फीडबैक को आप पॉजिटिवली लो। और जिस एरिया में आपका फीडबैक अच्छा नहीं है, आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिला है, उसी एरिया में ज़्यादा आप वर्क करो, उसी एरिया में यू ट्राई टू इम्प्रूव, वर्कआउट ऑन दीज एरियाज, ट्राई टू एक्सेल इन दीज एरियाज, so that in subsequent year you will get basically good remarks on that areas. तो भाई ये to assess his potentialities and provide him appropriate feedback for correcting his deficiencies and improve his performance. ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। तो ओवरऑल फर्स्ट में इंप्रूवमेंट के ऊपर है और सेकेंड है पोटेंशियलिटीज को असेस किया जाएगा, अप्रोप्रिएट फीडबैक दिया जाएगा जो जिस एरिया में डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करने के लिए, और आगे में जैसे कंसर्न एम्प्लॉय वो इंप्रूव करेगा, उसका परफॉर्मेंस जैसे इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स को, अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, थोड़ा रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स है। अपर्स टू बी रिटन बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर इमीडिएटली सुपीरियर टू द एम्प्लॉय, इमीडिएटली हायर ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अपर्स टू बी रिटन बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर इमीडिएटली सुपीरियर टू द एम्प्लॉय कंसर्न एंड रिव्यूड बाय द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। तो आपका जो इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, और रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर है वो रिव्यूइंग ऑफिसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ बेसिक कंडीशंस को चलेंगे। द रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर हैज एटलीस्ट 3 months experience of having supervised the work on which he can base his report on the officer reported upon. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, जो चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर हो कि रिव्यूइंग ऑफिसर हो, वो कंसर्न एम्प्लॉय का वर्क को एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करेंगे। दे मस्ट ऑब्जर्व द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर एटलीस्ट 3 months। ओके, वो आपका वर्क को एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करेंगे तो वो उनका व्यू देंगे। ओके, उनका जो व्यू है वो आप में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पता माने हमको क्लियर हो गया कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर है वो एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर का वर्क को। ठीक है, तब वो उनका व्यू को रिपोर्ट में मेंशन करेंगे।
और सेकेंड भी एक क्वेश्चन हो सकता है, फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ये जो 3 मंथ्स हम कंप्यूट करेंगे, यदि आप लीव लिया है मोर देन 15 डेज, याद रखो यदि आप लीव लिया है मोर देन 15 डेज ये डेबिट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेकेंड में जैसे आप एक रिपोर्टिंग ऑफिसर अंडर में काम किया अप्रैल 1 टू सपोज जुलाई 31, तो अप्रैल में जून जुलाई 4 मंथ्स हो गया। कितना मंथ्स हो गया? 4 मंथ्स हो गया। मगर आप 40 डेज ईएल ले लिए। कितना ईएल ले लिए? 40 ईएल आप ले लिए। तो यहां पर जो रूल है मोर देन 15 डेज होगा तो वो डेबिट होगा। तो आप 4 मंथ्स काम किया रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर अंडर में, आप 4 मंथ्स काम किया, और इसमें रूल क्या बोल रहा है, यदि आप जो लीव लिया वो मोर देन 15 डेज है तब वो डेबिट होगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर 40 ईएल मीन्स इसमें आप डेबिट कर दीजिए। तो ये 3 मंथ से कम हो गया, 1 मंथ 10 डेज हो गया, तो 3 मंथ से कम हो गया ओवरऑल। मगर रूल क्या है कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर दे मस्ट ऑब्जर्व एटलीस्ट 3 मंथ्स, they must supervise the subordinate officer work for at least 3 months। तो ये नहीं हुआ इसी एग्जांपल में। आप देखिए तो लेस देन 15 डेज है वो डेबिट नहीं होगा। जब आप कोई भी लीव ले रहे हो वो लेस देन 15 डेज है वो डेबिट नहीं होगा, वो डिडक्ट नहीं होगा। और मोर देन 15 डेज होगा डिडक्ट होगा। यहां पर एक एग्जांपल में दे दिया, आप एक रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर के अंडर में आप काम कर रहे हो, सपोज इतना अप्रैल 1 टू जुलाई 31। क्या वहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर आपको रिव्यू करेगा? जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो क्या रिपोर्ट करेगा अपर में, कि जो रिव्यूइंग ऑफिसर वो रिव्यू करेगा? यहां इसको देखना है। तो यहां पर टोटल आप रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर कितना दिन काम किया? 4 मंथ्स, उसमें 40 ईएल ले लिया, तो वो 3 मंथ से कम हो गया। हमारा जो रूल है मोर देन 15 डेज, तो वो डिडक्ट होगा। ठीक है, डिडक्ट होने से क्या है, लेस देन 3 मंथ्स हो गया। तो लेस देन 3 मंथ्स है मींस वो रिपोर्टिंग ऑफिसर, इट मींस वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रूल है कि एटलीस्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर की रिव्यूइंग ऑफिसर वो आपको ऑब्जर्व करना है एटलीस्ट 3 मंथ्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कैन द रिपोर्टिंग ऑफिसर गिव द रिपोर्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट विदाउट सेल्फ अप्राइजल? आपको एक टाइम होता है, तो जैसे अभी जो टाइम है आपको मार्च, जो रूल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मार्च 31 में आपको ब्लैंक पेज दे दिया जाएगा। अभी तो ऑनलाइन में आप भरोगे, जहां पर अभी ऑनलाइन नहीं है तो उनको हार्ड कॉपी दिया जाता है। तो मार्च 31 में आपको ओपन दे दिया जाएगा। सपोज ऑनलाइन में भर रहे हो वो ओपन हो जाएगा ब्लैंक पेज। तो अप्रैल 15 के अंदर आप भर के अप्रैल 15 के अंदर आपको दे देना है रिपोर्टिंग ऑफिसर को, आपका सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट को दे देना है। ठीक है, उसका टाइमलाइन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो आपका सपोज आप टाइमली अप्रैल 15 के अंदर आप नहीं दे पाए, आपका जो सेल्फ अप्राइजल है, कि आपके सेल्फ अप्राइजल में बहुत कुछ क्राइटेरियाज होता है कि आपके पास क्या क्या वर्क था, व्हाट टाइप ऑफ वर्क असाइन्ड ऑन यू, और उसमें आप क्या क्या काम किया, आपका एबिलिटी क्या था, आप किस तरीके का ट्रेनिंग लिया, डिटेल्स होता है। आप सेल्फ अप्राइजल भरेंगे, अप्रैल 15 के अंदर आप सबमिट करेंगे, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगा। मगर सेल्फ अप्राइजल आपका टाइम में आप नहीं दे पाए, क्या वहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर उसका रिपोर्ट करेगा कि नहीं विदाउट सेल्फ अप्राइजल? हाँ, रूल है एस, वो कर सकता है। यदि आप सेल्फ अप्राइजल आप टाइमली नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग ऑफिसर वहां पर रिपोर्ट कर देगा और वहां पर एक सुइटेबल नोट दे देगा। भैया एस, इफ देयर इज डिले इन सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्राइजल बाय द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, द रिपोर्टिंग ऑफिसर शुड गिव द रिपोर्ट विदाउट सेल्फ अप्राइजल मेकिंग ए सुइटेबल नोट। तो वो रिपोर्ट दे देगा एज यूजुअल। तो मैं जो टाइम बताया, मार्च 31 में ओपन हो गया, अप्रैल 15 के अंदर आपको सेल्फ अप्राइजल देना है, आप नहीं दिया रिपोर्टिंग ऑफिसर को, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट कर देगा और वहां पर एक सुइटेबल नोट छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज चलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन when no reporting officer is having the requisite experience of 3 months or more during the period of report? समझ यहां पर क्या दिया कि रिपोर्टिंग ऑफिसर एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को 3 मंथ्स के लिए ऑब्जर्व नहीं किया, सुपरवाइज नहीं किया, तो वो वहां पर क्या होगा? व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? व्हेन
No reporting officer is having the requisite experience of 3 months or more during the period of report. Experience of 3 months means वो एटलीस्ट 3 months सुपरवाइज करना है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर का वर्क को एटलीस्ट 3 months सुपरवाइज करना है, नहीं किया रिपोर्टिंग ऑफिसर। वहां पर आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है एटलीस्ट 3 months के लिए उसका 3 months एक्सपीरियंस नहीं है। तो 3 months एक्सपीरियंस नहीं है मीन्स वो इट मीन्स कंसर्न सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को 3 months के लिए सुपरवाइज नहीं किया। तो रूल है एटलीस्ट 3 months सुपरवाइज करना है। तो यहां पर क्या होगा ना, रिव्यूइंग ऑफिसर रिपोर्ट करेगा। यहां पर जो रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होता है, इमीडिएट सुपीरियर टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो वहां पर जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर का एटलीस्ट 3 months एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर रिपोर्ट कौन करेगा, रिव्यूइंग ऑफिसर। और जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होता है रिव्यूइंग ऑफिसर का, वो रिव्यूइंग ऑफिसर वहां पर होगा। तो यहां पर रिव्यूइंग ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर हो जाएगा, और रिव्यूइंग ऑफिसर का जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है वो रिव्यूइंग ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है, वही दिया है। इन सच ए केस रिव्यूइंग ऑफिसर हिमसेल्फ शुड इनिशिएट द रिपोर्ट आज रिपोर्टिंग ऑफिसर। ठीक है, एंड द सेम विल बी रिव्यूड बाय द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। इसको ध्यान देना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। और एक क्वेश्चन है, वेदर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर है, सपोज वो सस्पेंडेड है, अभी उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और वो सस्पेंडेड है, क्या वो अपर लिख पाएंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का? वही क्वेश्चन दिया है। वेदर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन कैन राइट अ रिव्यू द अपर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। तो यहां पर एक्चुअली 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जिस डेट में आपका सस्पेंशन हुआ 2 months के अंदर आपको अपर लिखना है, टू बी गॉट रिटन और रिव्यूड विद इन 2 months। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो जिस डेट में एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर का सस्पेंशन ऑर्डर मिला, उसी से आप 2 months काउंट कर लो। तो उनको 2 months के अंदर, ठीक है, रिपोर्ट लिखना है, अपर का रिपोर्ट लिखना है कि अपर को रिव्यू करना है। ठीक है, तो टू बी गॉट रिटन और रिव्यूड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज, देखिए ये जो डेट है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हैविंग बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। जिस डेट में आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिला 2 months के अंदर, ओके, रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट देना है, रिव्यूइंग ऑफिसर है उसको रिव्यू करना है। और एक क्या है उसमें, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिपोर्ट वाज ड्यू। सपोज रिपोर्ट पेंडिंग है, अपर रिपोर्ट पेंडिंग है, तो उसको 1 month के अंदर आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करना है और रिव्यूइंग ऑफिसर है उसको रिव्यू करना है। तो ये दोनों ऑप्शन में जो लेटर होगा, जो बाद में होगा, तो ये दोनों ऑप्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है यदि आपको सपोज इंटरव्यू और वाइवा में आप फेस कर सकते हो, यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर का सस्पेंशन होता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्या वो आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर का अपर लिखेंगे, मगर रूल है जिस डेट में सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा विद इन 2 months लिखेंगे। ओके, और एक है यदि जो अपर रिपोर्ट है वो पेंडिंग है, उसको 1 month के अंदर वो खत्म करेंगे, और जो भी बाद में होगा व्हिच एवर इज लेटर। ये दोनों ऑप्शन को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट में दिया है, यदि आप जो फॉर मेजर पोर्शन ऑफ द रिपोर्ट ही इज अंडर सस्पेंशन, यदि आप ज्यादातर जो कंसर्न रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर है, वो मेजर पोर्शन ऑफ द रिपोर्ट, जो मेजर पोर्शन ऑफ द ईयर वो सस्पेंशन में रहेंगे, तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का अपर को लिखने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द ईयर दे हैव नॉट ऑब्जर्व्ड, दे हैव नॉट सुपरवाइज्ड द सबऑर्डिनेट वर्क। एटलीस्ट तो 3 months सुपरवाइज करना है। तो यदि मेजर पोर्शन ऑफ द ईयर एक्चुअली द रिपोर्टिंग ऑफिसर और सबऑर्डिनेट ऑफिसर is in suspension, then they cannot report or they cannot review the subordinate officers। इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, whether reporting officer can write the upper of his near relative। सपोज आपका कोई रिलेटिव है, क्या आप उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर आप हो, क्या आप रिपोर्ट लिख सकते हो आपका नियर रिलेटिव का? तो इस केस में आप लिख नहीं सकते, तो वहां पर जो रिपोर्ट लिखेगा रिव्यूइंग ऑफिसर लिखेगा। समझ रहे हो? आपका सपोज एनी नियर रिलेटिव इज योर सबऑर्डिनेट ऑफिसर, देन रिपोर्टिंग ऑफिसर, इन दैट केस एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑफिसर शुड नॉट, इट मीन्स रिपोर्ट, okay, should not report। so in that case actually reviewing officer report।
द नियर रिलेटिव ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर। और उसका जो रिव्यूइंग ऑफिसर का जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है वो रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द रिपोर्टिंग ऑफिसर राइट द अपर ऑफिस सबऑर्डिनेट आफ्टर रिटायरमेंट? सपोज आफ्टर रिटायरमेंट, आपका सपोज रिटायरमेंट हो गया, क्या आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर का आप अपर लिख सकते हो? वो क्वेश्चन है। हाँ लिख सकते हो, मगर विद इन 1 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट वो दिया है, ये विद इन 1 मंथ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है विद इन 1 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेमिशन ऑफ ऑफिस। ओके, जिस डेट में आप रिटायर हो गए कि आपको डेमिट कर दिया गया ऑफिस से, उससे 1 मंथ के अंदर आपको अपार लिखना है। 1 मंथ क्रॉस कर जाएगा तो आप एंटाइटल नहीं हो, आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का अपार लिख नहीं सकते। समझ में आ गया? तो इट मीन्स रिटायर्ड ऑफिसर उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर का अपार लिख सकता है, मगर विद इन 1 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the grave effect of negligence on the part of the reporting officer? यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर कुछ बेसिकली इसमें क्या है, कुछ स्लाइटेस्ट डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो मे लीड टू ग्रेव इनजस्टिस टू द ऑफिसर रिपोर्टेड अपन बाय मैरिंग हिज फ्यूचर। क्योंकि हम जानते हैं जो अपार जो है, चाहे प्रमोशन हो, चाहे डेपुटेशन फॉरेन सर्विस हो, चाहे क्लियरिंग ऑफ प्रोबेशन की यानी फॉरेन असाइनमेंट के लिए, वहां पर अपर का जरूरत पड़ता है। तो प्रमोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेपुटेशन में जाना चाहते हो कि आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हो कि आप प्रोबेशन पीरियड में हो, आपका प्रोबेशन क्लियर होगा, तो उस समय तो अपर का जरूरत है। यदि वहां पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया कि ठीक से आपको ऑब्जर्व नहीं किया और कुछ रिमार्क्स इधर उधर कर दिया, तो इस केस में आपके लिए इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो वो है, तो व्हाट बी द ग्रेव इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ रिमार्क्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिमार्क्स शुड बी अवॉइडेड इन द अपर? किस तरीके का रिमार्क्स को अवॉइड करना है वो दिया है, क्रिप्टिक, वेग और नॉन कमिटल रिमार्क्स। तो वहां पर चाहे ठीक है सबऑर्डिनेट ऑफिसर के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, यू आर हैविंग सम इनिमिकल रिलेशन विद द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, बट व्हेन यू रिपोर्ट द अपर, when you review the upper, then in that case actually your work must be impartial one, in very professional with very commitment, you must give your view, you must give the remark। समझ में आ रहा है? तो आपका ऐसा रिमार्क कोई क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए। हाँ वो कुछ ऐसे कुछ एडवर्स रिमार्क्स दे देंगे, कुछ फॉल्स बायस रिमार्क्स दे देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आपका माने प्रोफेशनल आपको होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, बहुत कमिटेड होना चाहिए। ठीक है, और ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी, ये सब चीज के आकार में आपको देखना चाहिए। क्या सपोज आपके साथ अच्छा रिलेशन है कि नहीं सबऑर्डिनेट्स का, इसको हम नहीं देखेंगे। जो एक्चुअली आप ऑब्जर्व किया है, जो वर्क आउटपुट को ऑब्जर्व किया है, उसका पर्सनल एट्रीब्यूट्स को आप ऑब्जर्व किया है, उसका जो एबिलिटीज को आप ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से आपको रिमार्क देना है। 3 टायर सिस्टम है। Why 3 टायर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग हैज बीन प्रोवाइडेड? 3 टायर सिस्टम क्या है? आप सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट आप दे दिए, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका नेक्स्ट हायर अथॉरिटी रिपोर्टिंग ऑफिसर, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी रिव्यूइंग ऑफिसर, इसके बाद जो है वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। ओके, तो आपका सेल्फ अप्राइजल जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास, रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिव्यू करेगा रिव्यूइंग ऑफिसर, नेक्स्ट वो सेल को जाएगा, अपर सेल को, वहां पर क्या है ना एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, वो भी देखेगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर का ओपिनियन क्या है और रिव्यूइंग ऑफिसर का ओपिनियन क्या है, उसमें कुछ डिफरेंस आता है, वहां पर वो एक रिमार्क देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 3 टायर सिस्टम है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और लास्ट में आएगा कि जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो ये 3 टायर सिस्टम है। आपका सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट को ओके टायर बाय टायर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये होने से क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, व्हाई 3 टायर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन अपर? टू मिनिमाइज द ऑपरेशन ऑफ सब्जेक्टिव ह्यूमन, ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट नहीं रहेगा। आपका सेल्फ अप्राइजल दे दिए, आपका रिपोर्ट दे दिए, रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको चेक करेगा, रिमार्क देगा, उसको रिव्यूइंग ऑफिसर उसको चेक करेगा और फाइनली वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। तो वहां पर क्या है, तो ज्यादातर कुछ ऐसा कुछ परसुएशन, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा ओके जो ऑफिसर से, वो 3 टायर सिस्टम में जाएगा। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बायस इन रिपोर्टिंग ये नहीं रहेगा।
ओके, कोई बायस नहीं रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर कभी नेगेटिव दे दिया तो रिव्यूइंग ऑफिसर उसको ठीक कर देगा, वहां पर एक रिमार्क दे देगा। सपोज रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर का रिमार्क अलग हो जाएगा, कुछ डिस्पैरिटी आ जाएगा, तो उसको ठीक करेगा कौन? एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ठीक है कि नहीं? तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बायस इन रिपोर्टिंग। तो ये 3 टायर सिस्टम से एक्चुअली ये चीज क्या होता है, तो जो सब्जेक्टिव ह्यूमन एलिमेंट है वो मिनिमाइज हो जाता है और बायस नहीं रहेगा रिपोर्ट में, ठीक है? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम? रिजल्ट ओरिएंटेड, तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है? हम दोनों को देखते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी को भी देखते हैं। क्वालिटी तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, आपका कैरेक्टर है, आपका जो कंडक्ट है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका इंटरपर्सनल रिलेशन है। तो ये सब चीज क्या है? क्वालिटेटिव असेसमेंट उसमें होता है। क्वांटिटी क्या है? आपका वर्क आउटपुट, आप कितना वर्क किया, आप कितना वर्क में कितना एफिशिएंट हो, वर्क में आप कितना स्किल हो, नहीं कि वो क्वांटिटी। तो दोनों, टू हैव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद द रिलेटेड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स रिफ्लेक्टेड इन हिज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम का। तो वहां पर आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एरिया में, दोनों चीज में आपको असेस किया जाएगा आपका वर्क को, और वहां पर आपको कुछ एरिया में अवार्ड मिलेगा, कुछ एरिया में आपको रिमार्क भी, थोड़ा नेगेटिव रिमार्क मिलेगा आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, जो आपको ज्यादा और कॉन्फिडेंट और इंटरेस्ट क्रिएट करेगा आपका माइंड में कि आपको कुछ एरिया में सपोज कम मार्क मिला, उस एरिया में आपको ज्यादा फोकस करना है, कि आपको ओवरऑल ग्रेड कम मिला तो आपको और ज्यादा इंप्रूव करना है रिमार्क को देखकर, रिव्यू को देखकर, ठीक है, राइट? तो ये सब चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। थोड़ा पीरियोडिसिटी क्या देखेंगे, जो पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर है, बेसिकली 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो आपका वर्क है उसी को ऑब्जर्व किया जाएगा। 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है? नेक्स्ट वन, व्हाई 3 टायर सिस्टम ऑफ अपर राइटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड? क्यों 3 टायर सिस्टम ऑफ अपर को इंट्रोड्यूस किया गया? इसीलिए किया गया कि फेयरनेस होगा। ओके, इसमें दिया है, देखिए, हाई ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो फेयर रहेगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएगा आपका सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट, फिर उसको रिव्यू करेगा रिव्यूइंग ऑफिसर, फिर अल्टीमेटली जाएगा जो है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं रहेगा, तो फेयर रहेगा। जो भी रिपोर्ट अल्टीमेटली आपको जो रिपोर्ट मिलेगा वो फ्री एंड फेयर रहेगा और ऑथेंटिक रहेगा, ठीक है? इस चीज को आपको, ये पॉइंट्स को याद रखो, ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट? नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव टू बी केप्ट इन व्यू व्हाइल राइटिंग अपर? तो क्या क्या प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स को आपको रखना है, ध्यान में रखना है जब आप अपर में राइटिंग करोगे? तो बेसिकली द रिपोर्ट ब्रिंग्स आउट डिस्टिंक्टिव मेरिट्स एंड वीकनेस ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो दोनों चीज आएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो मेरिट्स है और वीकनेस है दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा। और द असेसमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत ऑब्जेक्टिव, आपको ज्यादा लिखना नहीं है, जरूरत नहीं है, और पूरा एकदम टू दी पॉइंट से आप रिमार्क देना है रिपोर्टिंग ऑफिसर को, रिव्यूइंग ऑफिसर को, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, और कोई मालाइन इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और कुछ प्रेजुडाइज में कुछ ऐसा रिमार्क नहीं दिया जाएगा। तो ये मेनली ऑब्जेक्टिव आपको माइंड में रखना है। आप जो अच्छा चीज है, बेसिकली सपोज सम मेरिटोरियस वर्क, आपको अच्छा रिवॉर्ड देना है, और कुछ वीकनेस एरिया में आपको कम मार्क देना है और रिमार्क करना है, और आपका जो रिमार्क होगा बहुत ऑब्जेक्टिव होगा, फ्री फ्रॉम बायस होगा, ऐसा कोई मैलाइन इंटेंशन में आपका रिमार्क नहीं रहेगा कि आप प्रेजुडिशियल भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान देना है, राइट? चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिटेंशन पीरियड ऑफ अपर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय? यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसका अपर को कितना दिन तक रिटेन किया जाएगा? 2 इयर्स। तो ऑटोमेटिकली 2 इयर्स के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है? तो यहां पर याद रखिए, डिसीज्ड एम्प्लॉय का अपर को 2 इयर्स के लिए रखा जाएगा। और हाउ लॉन्ग अपर ऑफ रिटायर्ड, डिसमिस्ड, रिजाइंड गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी रिटेन्ड? जो रिटायर्ड हो गया, जो सर्विस को रिजाइन कर दिया, कि सर्विस से डिसमिस हो गया, उसका अपर को कितना दिन तक रखा जाएगा? 5 इयर्स के लिए। तो ऑटोमेटिकली 5 इयर्स के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट? नेक्स्ट वन, इज डिसएग्रीमेंट ऑफ सेल्फ अप्राइजल बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर tantamount टू एडवर्स एंट्री इन अपर्स? कभी कभी आप जो
बेसिकली सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट में आप जो लिखा है कि मुझे ये मेरे ऊपर ही वर्क असाइन था और आपका अचीवमेंट के बारे में आप लिखा, मगर वो रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको डिसएग्री किया। सेल्फ अप्राइजल आप जो किया है, आप जो एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर डिसएग्री किया, तो क्या वो एडवर्स रिमार्क्स देने, एडवर्स एंट्री के लिए सफिशिएंट एविडेंस चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको कम मार्क मिलेगा। सो बेसिकली मैं बताया अभी, सपोज इन सर्टन एरियाज यू हैव डन सम मेरिटोरियस वर्क, सो यू आर गेटिंग मोर मार्क, बट इन सर्टन एरियाज एक्चुअली योर वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्टरी वन, वो वीकनेस है, यू आर गेटिंग लेस मार्क। ये नहीं है कि वहां पर एक एडवर्स रिमार्क दे दिया जाएगा। एडवर्स रिमार्क के लिए सफिशिएंट एविडेंस चाहिए, सफिशिएंट प्रूफ चाहिए, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 15 क्वेश्चंस है जो भी हम डिस्कस किया उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। Where a reporting or review officer retires, where a reporting or review officer retires for the subordinate employees, how long should the upper be written? How long should the upper be written? Where a reporting or review officer retires, तो ये बताया था मैं, यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर की रिव्यू ऑफिसर का वो रिटायरमेंट हो जाता है, क्या वो उनका सबऑर्डिनेट ऑफिसर का अपर को रिपोर्ट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मगर विद इन 2 months ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द आंसर। इसको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो वही क्वेश्चन पूछा है, वेयर रिपोर्टिंग और रिव्यू ऑफिसर रिटायर्स फॉर द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज, हाउ लॉन्ग शुड द अपर बी रिटर्न? सो विद इन 2 months, ओके, ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहां पर दे दिया, if a reporting or reviewing officer is under suspension when the upper is written or reviewed, if the reason has become, then in how much time it can be written or reviewed by the officer in suspension? मैं बताया था ऑलरेडी, यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर को सस्पेंशन उनका पीरियड चल रहा है, क्या वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का अपर को लिख पाएंगे? लिखेंगे, मगर 2 ऑप्शंस में बताया था। सो इसमें देखेंगे ओनली 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, ये नहीं है। विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिपोर्ट इज पेंडिंग, ये नहीं है। 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन और विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिपोर्ट इज पेंडिंग, विच एवर इज लेटर, यही है आंसर होगा। तो जो 4th वन है, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन और विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिपोर्ट इज पेंडिंग, विच एवर इज लेटर, ये नहीं है, तो यही है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर, वो उनका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिपोर्ट लिखेंगे कि रिव्यू करेंगे, मगर ये कंडीशन है, एक है विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, जिस डेट में आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिला 2 months के अंदर वो रिपोर्ट करेंगे, और एक है और विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिपोर्ट इज पेंडिंग। यदि रिपोर्ट पेंडिंग है तो 1 month के अंदर वो रिपोर्ट करेंगे, और विच एवर इज लेटर, जो भी उसमें बाद में होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंक्लूडेड इन सेल्फ असेसमेंट डन बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय? ये जो सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या रहता है, जैसे मैं बताया था कि आपके पास क्या ड्यूटी है, क्या चार्ज है, और आपको क्या क्या अचीवमेंट आपको मिला है। सपोज कुछ एरिया है, तो वो एरिया हम देखेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिया है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन सेल्फ असेसमेंट डन बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिटेल्स ऑफ इट्स स्टडी एंड द चार्जेस फिक्स्ड फॉर द सेम, ये तो होता है आपके पास क्या क्या ड्यूटी है और क्या क्या चार्जेस है। अचीवमेंट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द टारगेट, जो भी टारगेट्स है उसके ऊपर अचीवमेंट्स, ईयर मार्क फॉर द सेम, ये भी ठीक है। और हिज अचीवमेंट्स एंड ऑब्स्टैकल्स, अचीवमेंट्स और ऑब्स्टैकल्स, आपको क्या जो ऑब्स्टैकल्स आप फेस किया है फॉर अचीविंग द गोल्स, ये सब एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट में है, ठीक है। आपको क्या क्या ड्यूटी असाइन किया गया है और डिफरेंट एरियाज में आपको क्या अचीवमेंट मिला, और कुछ एरिया में अचीवमेंट मिला और कुछ एरियाज में कुछ ऑब्स्टैकल्स हुआ, वो सब आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तीनों चीज एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट में आ जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर रिकॉर्डिंग द असेसमेंट इन योर अपर बाय द रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग ऑफिसर्स, व्हाट इज द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड? मैं बताया था जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर है, वो एटलीस्ट
3 मंथ्स ऑब्जर्व करेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का वर्क को, एटलीस्ट 3 मंथ्स दे मस्ट सुपरवाइज द वर्क्स ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। 3 मंथ से कम होगा तो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा कि रिव्यूइंग ऑफिसर रिव्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर मिल गया 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स वो सुपरवाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का वर्क को, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, columns belonging to scheduled caste or scheduled tribes in the upper who has been kept out। आपको याद रखना है जब ग्रुप ए का जो ग्रुप ए ऑफिसर्स है एक्चुअली उनका अपर में ये मेंशन नहीं होगा कि ये शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब है। उधर जो ग्रुप बी ग्रुप सी इनका केस में लिखा होगा कि उनका कास्ट क्या है, मगर ग्रुप ए ऑफिसर्स का जो अपर है आपका जो डिटेल्स चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पे स्केल और वहां पर आपका कास्ट भी आ जाता है, मगर यहां पर ग्रुप ए ऑफिसर्स का ये में नहीं रहेगा कि एससी है कि एसटी है, ये नहीं रहेगा। तो आंसर मिल गया, तो ग्रुप ए ऑफिसर। ओके, उसमें एक्चुअली ये कास्ट मेंशन है कि शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब में मेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर हाउ मच टाइम द अपर रिलेटिंग टू द डिसीज्ड एम्प्लॉय कैन बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डेथ। तो मैं बताया था जो कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसका अपर को 2 इयर्स के लिए रिटर्न किया जाता है। ओके, 2 साल उसको रिटर्न किया जाएगा, 2 इयर्स के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जिस कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो गया, जिस डेट में डेथ हुआ वहां से आप 2 इयर्स काउंट कर लो, आप उसका अपर को रिटर्न करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया आफ्टर 2 इयर्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर हाउ मच टाइम द अपर ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो यहां पर रिटायरमेंट के ऊपर है। सपोज रिटायर्ड है कि मैं बताया था आपको, रिटायर्ड है कि कोई एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया जॉब से, कि कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर दिया, तो उस केस में कितना दिन तक उनका अपर को रिटर्न किया जाएगा? तो 5 इयर्स तक। आफ्टर 5 इयर्स उनका अपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मगर रिटर्न किया जाएगा 5 इयर्स तक। अप टू 5 इयर्स द ऑफिस मस्ट रिटेन द अपर ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इट मीन्स डिसमिस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इट मीन्स रिजाइंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 3 months फॉर राइटिंग द अपर इज मोर देन एनी अर्न लीव टेकन बी डिडक्टेड। मैं बताया था कि चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर दे मस्ट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर एटलीस्ट 3 months। उनको एटलीस्ट 3 months ऑब्जर्व करना है, सुपरवाइज करना है सबऑर्डिनेट ऑफिसर का, तो अब वो एंटाइटल होंगे रिपोर्ट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए। मगर यहां पर क्या है, मैं बताया था जो अर्न लीव है, एनी अर्न लीव टेकन बी डिडक्टेड। तो आपको बताया था कोई भी लीव आप ले लिया ग्रेटर देन 15 days मीन्स वो डेबिट होगा, 15 दिन से ज्यादा हो जाएगा लीव तो वो डेबिट होगा, और 15 दिन से कम है वो डेबिट नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया था इसके ऊपर, आप इनिशियली पार्ट में देखिए वीडियो का, वहां पर दिया था। तो ग्रेटर देन 15 days है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही है, आंसर इज बिट बी। ओके, उसके ऊपर मैं एग्जांपल दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्री मैच्योर रिटायरमेंट अकॉर्डिंग टू अपर असेसमेंट व्हिच रूल ऑफ द फंडामेंटल रूल्स द गवर्नमेंट हैज द एब्सोल्यूट राइट टू रिटायर ऑफिशियल्स प्री मैच्योरली ऑन सफिशिएंट ग्राउंड्स। मैं बताया था, आप देख लीजिए कि फंडामेंटल रूल 56J इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप 35 इयर्स बिफोर गवर्नमेंट जब ज्वाइन किया है तो 50 इयर्स में आपका जॉब को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू मीन्स आपका अपर देखा जाएगा, वहां पर आपका अपर ठीक ठाक है तो वो कंटिन्यू करोगे, नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट जब ज्वाइन किया है मोर देन 35 इयर्स तो उनका जो रिव्यू होगा ओके 55 इयर्स में, फिर आपका अपर को देखा जाएगा, क्योंकि अपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन है कि आपका सपोज प्रोबेशन क्लियर होना है, कि आपको डेपुटेशन में भेजना है, कि आपको फॉरेन सर्विस में भेजना है, कि आपको कोई फॉरेन असाइनमेंट आपको देना है, तो इस केस में आपका अपर को देखा जाता है।
तो वैसा ही जो 56J है, ओके, ये आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर दे दिया, ये एक्चुअली ये डैश है, डैश ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट who is the reporting officer in the matter of writing his assessment report should be vitally concerned in writing the annual performance assessment report of everyone of his subordinate in an objective and impartial manner. Dash of a government servant दिया है, who is the reporting officer। तो मैं बताया था जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसका जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है। तो वही दिया है, द इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर्स, द इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज द रिपोर्टिंग ऑफिसर। आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होना है वो आपका इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर होना चाहिए, वही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स गिवन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सिस्टम ऑफ अपर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स is a means to an end and not an end in itself। ये एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। आपका जो अपर है वो बेसिकली नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, तो आपका जो अपर रिकॉर्ड है इसी साल ये कंटिन्यू होता जाएगा अप टू रिटायरमेंट। ऐसे एवरी ईयर आपका वर्क को असेस किया जाएगा और एवरी ईयर आप इंप्रूव करते जाओगे। आप अपर में जो बेसिकली आपको जो अल्टीमेट जो ग्रेड मिला और उसमें जो रिमार्क्स मिला, कुछ अच्छा आपको रिमार्क्स मिला और कभी कुछ वीक एरियाज में आपको थोड़ा नेगेटिव रिमार्क मिला, जो उसके ऊपर आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे। तो भाई ये सेंटेंस जो है करेक्ट है, द सिस्टम ऑफ अपर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज ए मीन्स टू एन एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। नेक्स्ट दिया है, द मेन फोकस ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर शुड देयरफॉर बी जजमेंटल रादर देन डेवलपमेंटल। ये गलत है। सभी समय क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो मेन वर्क है डेवलपमेंटल वर्क है रादर देन जजमेंटल। ये नहीं है कि आपको जज वो कर रहा है, आपको जज करके दे रहा है। रिपोर्टिंग ऑफिसर का माइंड में सभी समय है कि कैसे आप इंप्रूव करोगे। वो ऐसा कुछ रिमार्क देगा जिसके ऊपर आप इंप्रूव करोगे, ऐसा कुछ फीडबैक देगा जो आप इंप्रूव करोगे। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जज करके आपको रिमार्क दे रहा है, वो आपका डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, आपका ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। तो यहां पर ये उल्टा होना चाहिए, बी डेवलपमेंटल रादर देन जजमेंटल, मगर उल्टा हो गया यहां पर। ओके, सभी समय जो मेन फोकस होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका डेवलपमेंट के ऊपर वो सोचता है, तो वैसा ही रिमार्क देता है। जहां पर आप अच्छा काम किया है वहां पर अच्छा पॉइंट देता है, जहां पर आपका काम थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं है वहां पर वो वैसा ही रिमार्क देता है, जो फ्यूचर में आप उसके ऊपर ज्यादा वर्कआउट करोगे और इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, द मेन फोकस ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर शुड देयरफॉर बी डेवलपमेंटल रादर देन जजमेंटल। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो ओनली 2। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स है, वहां पर आप करेक्ट स्टेटमेंट्स आप डिटेक्ट करेंगे। तो अपर शुड बी ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये करेक्ट है। अपर एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर अल्टीमेटली आपको एक ग्रेड मिलता है। सपोज आपको 9 मिल गया आउटस्टैंडिंग, 8 to 10 आउटस्टैंडिंग है, 6 to मोर देन 6 to सपोज वो 6 to 8 के अंदर वो वेरी गुड है, 4 to 6 के अंदर वो गुड है, ऐसा होता है। तो वो एक इंडिकेटर है आपका अचीवमेंट का। और अपर शुड बी ए मियर टूल टू कंट्रोल और डिसिप्लिन द कंसर्न एम्प्लॉय, ये गलत है, क्योंकि ये नहीं है कि जो अपर में रिकॉर्ड किया जाता है कि ये नहीं है कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका मन में ये है कि और ये वो डिसिप्लिन होगा कि और उसको हम कंट्रोल में लाएंगे, ये थिंकिंग नहीं है। वो चाहते हैं कि इंप्रूव करेगा, जो एरिया में वो थोड़ा उसका वीकनेस है और कुछ लैकुनास वो डिटेक्ट करेंगे, उस एरिया में वो इंप्रूव करेगा। ये नहीं है कि वो बोलेंगे कि ये डिसिप्लिन में नहीं है उसको डिसिप्लिन में लाएंगे, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में लाएंगे, हम ऐसा रिमार्क्स देंगे, ये नहीं है, तो ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज असेस्ड एनुअली April to March financial year through his annual performance assessment report, which is an important document providing the basic and vital inputs
for assessing the performance of the government servant and for assessing his suitability for his further advancement in his career. ये absolutely correct है, नहीं कि कैसे आपका जो कैरियर में आप और ग्रो करोगे और इम्प्रूव करोगे। तो ये जो अपर रिकॉर्ड में आपको जो रिमार्क्स दिया जाता है कि रिव्यूइंग ऑफिसर जो रिव्यू करता है उसमें आपको पता चलता है एक्चुअली कि किस किस एरिया में मेरा वीकनेस है, किस किस एरिया में मेरा शॉर्टकमिंग्स है, उसके ऊपर आप वर्क करोगे और आप इम्प्रूव करोगे। तो ये फर्दर एडवांसमेंट के लिए ये अपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, नहीं कि और हमको डिफरेंट क्राइटेरियाज है। मैं जैसे बताया था एक्चुअली 3 एरियाज में जो है वर्क आउटपुट के ऊपर हमारा वर्क 40% वेटेज है। सेकेंड वन एट्रीब्यूट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, उसके ऊपर 30% वेटेज है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एक एबिलिटीज, फंक्शनल एबिलिटीज, ये न्यू इनिशिएटिव, न्यू स्ट्रैटेजी है कि न्यू इनोवेटिव थिंग्स, कि आपका जो डिसीजन मेकिंग, कि आपका कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज आ जाता है, नहीं। तो इसमें जो करेक्ट है 1 और 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और 3 बोथ आर करेक्ट वन, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, परफॉर्मेंस अप्राइजल इज ए टूल फॉर डैश इन ऑर्डर टू एनेबल ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू रियलाइज हिज ट्रू पोटेंशियल। यहाँ पर दिया है डिटेक्टिंग द शॉर्टकमिंग्स, मेजरिंग गैप इन एफिशिएंसी एंड पोटेंशियलिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जजिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये नहीं है कि ओनली शॉर्टकमिंग्स को डिटेक्ट करने के लिए आप पर को रिकॉर्ड किया जाता है कि गैप क्या है आपका, पोटेंशियलिटी, एफिशिएंसी में मेजरिंग गैप, ये सब नहीं है, कि जजिंग नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेक्ट आंसर है। आपका जो कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेगा, जो पर्टिकुलर ऑफिस में जो एम्प्लॉइज है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर से, वो कैसे वो ग्रो करेंगे आगे में, और कैसे ग्रो करेंगे, और कैसे उनका इम्प्रूवमेंट होगा, और वो कैसे वर्क माने जो 3 एरियाज है, जो वर्क है कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स है कि फंक्शनल एबिलिटीज में, और वो एक्सेल करेंगे, नहीं कि। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द सिस्टम ऑफ अपर हैज 2 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर इनकरेक्ट वन को हम डिटेक्ट करेंगे। इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट इन हिज प्रेजेंटम, ये तो एक पर्सनल प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, कैसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर का इंप्रूव होगा आगे में। सेकेंड वन, असेस द पोटेंशियलिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट इन हिज प्रेजेंट जॉब, ये भी है, उसका पोटेंशियलिटीज को असेस किया जाता है, नहीं कि। ये दोनों तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स है। जज द परफॉर्मेंस, जज बात आता है मीन्स नहीं होगा, जजमेंटल नहीं है, जज द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट इन हिज प्रेजेंट जॉब, नो। असेस द शॉर्टकमिंग्स, ऐसा नहीं है कि ओनली आपका शॉर्टकमिंग्स को असेस किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है, ये नहीं है। तो मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है कैसे आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा, कैसे आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा, आपका पोटेंशियलिटीज को असेस किया जाता है, आपका एफिशिएंसी को असेस किया जाता है, किस एरिया में आप वीक हो उसको असेस किया जाता है और फीडबैक दिया जाता है, नहीं कि। तो फर्स्ट 2 है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पर जो इनकरेक्ट वन वो पूछा है, तो 3 और 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर दिया है annual performance assessment report, which is an important document providing the basic and vital inputs for assessing the performance of the government servant and for assessing its suitabilities for his further advancement in his career on occasions like। तो किस किस occasions के लिए हमारा जो अपार है उसको यूज किया जाता है। ओके, मेन एक टूल के आकार में उसको यूज किया जाता है। मैं बता चुका हूँ, कन्फर्मेशन, प्रमोशन, सिलेक्शन फॉर डेपुटेशन, सिलेक्शन फॉर फॉरेन असाइनमेंट। तो आंसर डी होगा ये सभी चीज में। ओके, प्रोबेशन में कन्फर्मेशन, आपका प्रमोशन टाइम में आपको जब डेपुटेशन में भेजा जाएगा वहां पर आपका अपर को असेस किया जाएगा, और आपको कोई फॉरेन असाइनमेंट का बात आता है, आपको असाइन किया जाएगा, वहां पर अपर का बात आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरा आज का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में और बहुत इंटरेस्टिंग चीज को भी डिस्कस करूंगा। तो ये होने के बाद अपर के ऊपर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos। आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार।